हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए एस्पिरेंट्स, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, ये जो एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का कराता है उसके लिए हम लोग आज उसी के लिए डेडिकेटेड हैं और उसी पर बात करेंगे कि आखिर क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए और कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाए, किस प्रकार के नोट बनाए जाएं, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हो जाए कि ताकि फाइनली सिलेक्शन इसमें हो जाए। क्योंकि देखिए छात्रों, हम लोग अगर बात करें कि सिलेक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करें तो कभी कभी आपने देखा कि 46 के अंदर में आपने मेहनत किया, ठीक है, फिर 47 के अंदर में मेहनत किया, दोनों को मिला करके अगर आप देखें तो तकरीबन 46 के लिए लगभग 2 साल की मेहनत आपने किया, 47 का जो टाइम पीरियड लग गया वो मिनिमम 4 साल लग गया, 4 2 6 साल, यानी 6 से 7 साल अगर आपने मेहनत किया, अपना टाइम अगर आपने दिया और उसके बाद में ठीक है आप अच्छे एस्पिरेंट्स हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन छात्रों अब जिंदगी को जो लाइफ है उसको इस तरीके से एक्सपेरिमेंट में नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि आज आप वर्तमान में देख रहे हैं कि देखो ये भौतिकतावाद का युग है। आप चीजों को संसाधन जुटाइए, सीधा सीधा फंडा मतलब इस क्लियर है कि अगर आपके पास में रिसोर्सेज हैं यानी संसाधनों को इकट्ठा करिए, ठीक है, और संसाधन इकट्ठा कर करके और आप एक सही दिशा में स्ट्रेटजी बना करके अगर जो है अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अभी जो 47 के अंदर में जितने भी विद्यार्थी सेलेक्ट हुए उनको सबको मैं बधाई देना चाहूँगा और बधाई देते हुए ये भी मैं कहूँगा कि अपने वे विद्यार्थी जो आपके साथ में संगी साथी रह गए हैं उनको जरूर प्रेरित करें कि वो निश्चित रूप से इस बार एक ऐसी स्ट्रेटजी बना करके चलें कि उनको सफलता, क्योंकि हमें छात्रों थोड़ा सा बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी भी रहे। दरअसल हुआ क्या कि 26 स्टूडेंट हमारे साथ में इनरोल्ड हुए, ठीक है, और उसमें से 14 ही केवल सेलेक्ट हो पाए और जो विद्यार्थी लगभग 12 विद्यार्थी हमारे पास में जो बच गए तो वो बहुत अच्छे मतलब बहुत ही डेडिकेटेड और थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गए। तो कहीं ना कहीं इस बात का दुख और मलाल उनको भी है और हमें भी बहुत ज्यादा है कि आखिर उनको कैसे यहाँ तक पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या। तो आज हम छात्रों ओपन प्लेटफॉर्म पर अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, हम किस तरीके से प्रिपरेशन करना पसंद करते हैं और किस प्रकार की प्रिपरेशन करवाते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों के साथ में चर्चा करना चाहते हैं। तो देखिए 1 to 1 करके यहाँ पर समझेंगे। देखिए सबसे पहले चीज तो ये जान लीजिए कि ये स्ट्रेटजी जो हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, अगर हम चाह रहे हैं कि सर हमारा 100% रिजल्ट आए, ठीक है, अगर हम 100% रिजल्ट सर मतलब हमें रिजल्ट को पॉजिटिव ही लाना है किसी भी सूरत में, तो आपको अपना 100% पोटेंशियल भी देना होगा। अपनी जो क्षमता है वो 100% पोटेंशियल अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट, जितने परसेंट अगर आप यूज करते हैं उतने परसेंट आपको सफलता के चांसेज रहते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये जान लीजिए। और दूसरी चीज ये भी है छात्रों की कभी कभी ये भी होता है कि एक जो आपका कह लीजिए कि मेहनत है, उस मेहनत के साथ में भाग्य भी जुड़ जाता है। तो अगर कभी रियर केस में ऐसी सिचुएशन हो जाती, कभी पॉइंट से आप बाहर हुए, क्योंकि अभी ये जो रिजल्ट निकला हुआ 46 के अंदर में भी मैंने देखा कि लोग पॉइंट से बाहर, तो पॉइंट वगैरह से बाहर होना ये एक प्रकार से भाग्य का भी मतलब जो है थोड़ा सा खेल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो आपका 99% है वो सीधा सीधा आपके कर्म पर डिपेंड करता है छात्रों। तो 1% वाली स्थिति को हटा दीजिए क्योंकि वो आपको बैकअप देने का काम करती है, उसको ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन 99% जो आपके हाथ में है ये काम आपको करना होगा। इसका मतलब आप अपने 100% पोटेंशियल को देखिए, अगर आप देते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिले। क्या होनी चाहिए, लेकिन अब यह है कि 100% पोटेंशियल हम क्या करें। पढ़ने के लिए तो हर कोई विद्यार्थी, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर आते हैं छात्रों वो कहीं ना कहीं नेट हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं वो पीएचडी हैं उनके पास में, और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो नेट करके 2012-13, कई ऐसे विद्यार्थी जो सन 2002 से, ठीक है, 2010 से वो लगातार किसी डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी या जिन ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 46 में भी इंटरव्यू दिया, 47 में भी इंटरव्यू दिया और अभी भी वो आपके साथ पे बने हुए हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों से कैसे आपको पार पाया जाए, कैसे कंपटीशन आप उनको टक्कर दे पाएंगे, ये सब जब तक आप नहीं जानेंगे छात्रों, या बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो जेआरएफ हैं, अभी रिसेंटली वो तैयारी कर करके अभी लास्ट 1-2 साल से वो जेआरएफ लगातार हुए हैं, या कई ऐसे हैं जो लगातार नेट का एग्जामिनेशन, तो जो अपने आप को लगातार बूस्ट किए हैं उन विद्यार्थियों की कैटेगरी में उस पायदान पर आपको खड़ा होने के लिए, देखिए वो बात अलग है कि आपके अंदर में चाहत बहुत है क्योंकि ग्रेड 1 की जॉब है, निश्चित रूप से 6000 जो है 6000 की ग्रेड पे स्केल अगर है छात्रों तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये। लेकिन अब
प्रश्न है कि इसको क्रैक कैसे किया जाए, मतलब ये जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर कि क्रैक कैसे। आपने देखा होगा कि कई लोगों ने कहा क्रैक कर लिया, उसके बाद में बता दिया बस हमने जनरली पढ़ा और ऐसे। छात्रों ऐसा नहीं हुआ। अगर आप किसी विद्यार्थी को उठा करके देखिए, या तो वो किसी ऐसे सेंटर पर रहा है, मैंने पूरी लिस्ट उठा करके देखी तो ऐसे विद्यार्थियों, या तो ऐसे जागरूकता के केंद्र पर रहे जहां पर पूरे एस्पिरेंट 10-10 साल से एस्पिरेंट उनके साथ पीएचडी कर रहे हैं और लोग बने हुए हैं जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसे सीनियरों के बीच में रह रहे हैं कि जहां पर सभी विद्यार्थी लगभग लगातार कोई ना कोई 46-47 में, तो या तो फिर यानी कि जैसे लखनऊ हो गया या आपका इलाहाबाद हो गया, ऐसे ऐसे हब को अगर हम छोड़ दें, इनको अगर बैकअप में दे दें, इनको छोड़ दें, तो उसके बाद में जितने भी विद्यार्थी अन्य सिलेक्ट हुए छात्रों, वो सब एक्सपीरियंस्ड रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत मेहनती और लेबोरियस। उनको आपको देख करके, उनकी बातें देख करके लग जाएगा कि वाकई में इन्होंने मेहनत किया, इनका सिलेक्शन नितांत आवश्यक था। उनके परिवार वाले, उनके परिजन, उनके आसपास के लोग भी कहते थे कि नहीं, इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये नहीं बताना चाह रहे कि आप उनसे कैसे टक्कर आप भी ले सकते हैं। मैंने देखा कि फर्स्ट राउंड के अंदर में पहली बार नेट करके भी विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई हुए। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ तो स्ट्रेटजी आपकी होनी ही चाहिए, स्पेशल कुछ बातें तो होनी चाहिए, केवल सोचने मात्र से नहीं होगा। तो आइए हम लोग जो स्ट्रेटजी हम शेयर करना चाहते हैं, उस स्ट्रेटजी को, पूरी स्ट्रेटजी को मैं छात्रों 4 भागों में डिवाइड करता हूं, ठीक है। इसको हम 25%, 25% और 25% करके, ये मेरी अपनी बनाई हुई युक्ति है छात्रों। ये मैं बहुत ही ऑथेंटिक, मैंने बहुत ही गट्स के साथ में इस चीज को कहता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी ये फॉलो करे, आप इस पूरी स्ट्रेटजी को सुनिए और समझिए, और उसके बाद में अगर इसको पूरा फॉलो करने में सक्षम हो पाते हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ में कहता हूं छात्रों, आप स्वयं ही क्वालिफाई हो सकते हैं। इसमें कोई बशर्ते कि इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या है वो स्ट्रेटजी? देखिए 25% में क्या, सबसे पहली चीज है कि जब हम किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो मान लीजिए हमें कोई एक पर्टिकुलर एक प्लेस है और इस प्लेस से निकल करके हमको उस सफलता के प्लेस पर जाना है, सफलतापुर के पास में, कि हमें यहाँ पर पहुंच जाना। अब इस चीज से यहाँ से निकल करके यहाँ तक पहुंचने के लिए बीच बीच में बहुत सारे चौराहे भी होते हैं छात्रों, ठीक है। और उन चौराहों पर भ्रामक स्थितियां भी बनी रहती है, मतलब यहाँ पहुंचे, वहां पर 4 लोग मिले और आप भ्रामक स्थिति में, कभी कभी तो गुमनाम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां ऐसी रहती हैं कि वहां से डाइवर्ट होकर के कहीं आप दूर निकल गए। तो क्या स्ट्रेटजी है कि यहाँ से सीधा निकल करके आप यहाँ पर पहुंच पाए। कुछ तो ऐसे घूम टहल करके भी पहुंचते हैं, कुछ भिन्न भिन्न प्रकार से, कुछ कैसे भी करके पहुंच रहे, लेकिन पहुंचे। आप इस सफलता की कहानी में कई लोगों से पूछिए तो कई लोग बेसिक में जा करके, कई लोग कहाँ पे जाके, कई लोग कहाँ पर पहुंच करके, मतलब उनकी स्टोरी बड़ी लंबी चौड़ी। अब आपकी स्टोरी क्या है वो आप जानते हैं बेहतर, आपकी सिचुएशन क्या, लेकिन आप पहुंचेंगे कैसे यहाँ पर वो हम बता रहे। तो जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर पहुंचना है, तो इसका एड्रेस तो होना ही चाहिए। आप जाएं चाहे जैसे, आप इधर से जाएं, यहाँ से जाएं, लेकिन अगर इसका एड्रेस नहीं पता है तो आप यहाँ तो कतई नहीं पहुंच पाएंगे। एड्रेस यहाँ पर होता है छात्रों, वो होता है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस ही आपका प्रॉपर एड्रेस। तो जिसके पास में प्रॉपर पिन कोड लिखा सहित एड्रेस नहीं है, बिल्कुल बाकायदे, वो व्यक्ति बिल्कुल पहुंच नहीं पाता। डिटेल्ड एड्रेस नहीं है किसी के पास में, तो विश्वास मानिए वो भटकता रहता, पूछता भी है बहुत लोगों से और खुद से भी पूछता है, किताबों में ढूंढता है, इंटरनेट पर भी ढूंढता है और सब कुछ ढूंढता है, लेकिन चूंकि उसने प्रॉब्लम को फाइनली डिसाइड नहीं किया हुआ है कि क्या चाहिए उसे, तो वो पहुंच नहीं पाता। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सिलेबस। तो ये छात्रों आज ये नीचे पूरा का पूरा ये पार्ट जो सिलेबस दिया है, इसको हम पूरा भी डिटेल समझाएंगे, ठीक है। तो इनकी हम पूरे सिलेबस को आपको समझाएंगे कि क्या क्या कहाँ से कैसे क्या पढ़ना होता है। लेकिन आप जान लें कि इस 25 जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आपने रख लिया। अब इस सिलेबस को रख करके सामने क्या कर सकते हैं, एक आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना होगा कि एक कह लीजिए कि सेल्फ स्टडी करनी होगी, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी या एक कह लीजिए कि सेल्फ स्टडी या कह लीजिए कि क्लासेस, अब चाहे वो क्लासेज ऑनलाइन हो छात्रों, चाहे ऑफलाइन हो, या आपके कोई घर पे बताने वाला हो एक एक चीजें, या चाहे आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। बट इस पूरे सिलेबस का एक बार आप पूरे तरीके से अध्ययन करना जरूरी है। जैसे समसामयिक मुद्दों पर अगर ये 4 चर्चा चल रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सर इनमें ज्यादा विश्वास नहीं रखते, इनको हम पढ़ नहीं पाते हैं, या साइंस वाला पार्ट हमारा वीक चल रहा है। साइंस के आप विश्वास मानिए 4 से 5 क्वेश्चन इस बार आए हुए थे, देखिए अच्छे खासे जो है, और आप इसी पहली यूनिट से ही देखिए कि लगभग हमें लग रहा है साइंस के 4 क्वेश्चन और करंट के 4 क्वेश्चन मिला करके 8 क्वेश्चन सीधा पहली वाली यूनिट से ही आ गए थे। अब आप सोचिए कि जिनका ये पार्ट वीक है,
वो कहाँ स्टैंड करेंगे। इसका मतलब, और जबकि यहाँ पर साफ साफ आप नीचे देखिए लिखा रहता है कि प्रत्येक इकाई से 4 प्रश्न पूछना अनिवार्य होगा। इसका मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो छात्रों, ये एक पहला जो बनता है कि पूरे सिलेबस को कवर करना, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप पूरे सिलेबस का एक बार अध्ययन नहीं किए हैं अच्छे से बेहतरीन तरीके से, तो आपके लिए समस्या की विषय वस्तु होगी। जितनी यूनिट, जितने टॉपिक दिए गए, इस पूरे टॉपिक को, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो टॉपिक आपको बहुत अच्छा आता है, जिसपे आपकी कमांड है, तो चलिए मान लीजिए 100% वो टॉपिक है, तो उस 100% बहुत अच्छा आता है, तो आप हो सकता है 80% 90% कवर कर लें। लेकिन जो टॉपिक आपने बिल्कुल छोड़ दिया, तो उसमें तो आप 0% हो जाएंगे, ठीक है। लक बाई चांस वाली बात वहां पर नहीं होती, वो आप 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको एक बार पढ़ा है, तो हम कहते हैं 20% भी गेन करेंगे, 30% भी गेन करेंगे, कुछ ना कुछ तो आप, हम कहते हैं 20% भी आपने पढ़ा, यानी 100 में से 20% भी आ गया, एक बार भी स्टडी किया हुआ, तो आप जहां 80% यहाँ थे, ये वाला 20% मिला करके कहीं ना कहीं टॉपिक में 100% गया कि नहीं गया। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है। मतलब इसको हम दूसरे भाषा में समझा दे छात्रों कि अगर हमने मान लीजिए कि 100% सिलेबस को कवर किया, और हम मान लीजिए कि एक 70% मतलब अपने आप को अव्वल दर्जे में रख रहे हैं और 70% के स्टूडेंट हैं, तो 100% में से 70-80%, क्योंकि मेहनत बहुत तगड़ी है, ठीक है, 70-80% अगर का टारगेट रख रहे हैं और हमने 70% अगर ऑब्टेन कर लिया छात्रों, तो ये हम सुरक्षित। लेकिन अब सपोज करिए कि आपने सिलेबस का केवल 70% टच किया, और 70% टच करने के बाद में आप मान लीजिए ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और आप 90% भी लेकर के आ रहे हैं, ब्रिलियंट अपने आप को कह रहे हैं, 90% आप कवर कर दिया, मतलब जो आपको आता है बहुत अच्छा आता है, तो 70 का 90 भी परसेंट, 9 7 जा 63, यानी आप 63% पर बुक हो जाते हैं। एक व्यक्ति 70% नंबर लेकर आता है जो कि कम एवरेज पढ़ा हुआ है, और आप 63%, चूंकि आप ब्रिलियंट हैं तो आपने सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ लिया, तो भी आप 63%। अब होगा क्या कि वह विद्वान व्यक्ति भी में आप उसका रिटन में एग्जामिनेशन में कम हो गया, तो वो क्या होगा, वहां पर असफल हो सकता है, या उसके लिए इंटरव्यू बहुत कुछ माने रख सकता है। यहाँ पर समस्या मतलब बन गई, ठीक है। तो छात्रों क्या करना होगा, अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना, किसी भी सूरत में अगर आप प्रिपरेशन करने चल रहे हैं, तो आप ये पहले से माइंड सेटअप करके चलिए कि हमें पूरा का पूरा पार्ट कवर करना है, ठीक है। तो एक तो 25% वाला ये चीज आपको समझ में आ गई कि हमको पूरे कोर्स को, मतलब जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पूरा एक बार आपको स्टडी करना कि पूरा सिलेबस है क्या, एक एक चीजों पर फोकस कर लेना है, उससे संबंधित जो भी मैटर है, कंटेंट। अब जब हम पढ़ते हैं छात्रों, सबसे बड़ी बात होती है कि ठीक है पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक कैसे काम बनेगा, कैसे प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा परसेंट जो बन जाता है वो 25% है, एक प्रॉपर अपना सेल्फ नोट्स भी होना चाहिए। देखिए नोट्स कभी किसी दूसरे का नहीं होता है, दूसरे का नोट्स सिर्फ हेल्पफुल होता है छात्रों। आपको उसको, आपने नोट्स मंगा लिया कहीं से, कुछ भी कर लिया, आप जब तक उसको अपडेट नहीं करेंगे, अपने भाषा में नहीं करेंगे, आप कोई बुक मंगा लीजिए, कोई नोट्स मंगा, जब तक आप उसको अपने भाषा में समराइज फॉर्म में नहीं करते हैं, तब तक भी आप सफल नहीं हो पाते। अदरवाइज आप जा करके पता करिए और पूछिए कि जो भी विद्यार्थियों ने नोट्स मंगाया या कहीं पर लिखा या किसी क्लास में पढ़ा, कुछ भी किया, उन्होंने उस नोट्स को अपने शब्दों में समराइज शॉर्टकट फॉर्म में किया। क्यों? क्योंकि वो नोट्स सिर्फ अपने लिए रखना नहीं है, बल्कि उसको क्या करना है, उनको उस नोट्स को लर्न भी करना है, मेमोराइज। क्योंकि सोशियोलॉजी के अंदर में छात्रों 50% अंडरस्टैंडिंग होता है, तो 50% लर्निंग होता है। आप समझे सब रहे, लेकिन अगर लर्न नहीं है, आपको बुकें नहीं लर्न है, किसकी डेफिनेशंस नहीं लर्न है, और किसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, अगर ये लर्न नहीं है तो आप वैसे ही बेकार हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है सिर्फ कि केवल अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग भी है, ठीक है, केवल आप लर्न करके भी नहीं काम चला। तो लर्निंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग दोनों एक साथ में लेकर के चलना होता है। तो ये छात्रों जो नोट्स होते हैं, ये दीज आर द कार्ड द वेपन्स, ये आपके वेपन्स हैं, हथियार। और ये वेपन्स जितने ही बेहतरीन होते हैं, जैसे आप किसी युद्ध भूमि में जाते हैं और आपके पास में बढ़िया गन मशीन है, ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई गन मशीन आपने यूज किया, ठीक है, और मान लीजिए कि लंबी दूरी मारक क्षमता है, लेकिन अब वहां पर बहुत लंबी दूरी के लिए आपके पास लेंस भी होना चाहिए। लेंस होने के बाद में आपने देखा कि उसमें नाइट विजन कैमरा भी होना चाहिए। मतलब सारी चीजें जो भी हैं वो सब क्या है, एक ही प्लेस पे होती हैं। जब एक प्लेस पे होती हैं तब आप आसानी से, तो नोट्स क्या होता है कि कोई भी मैटर, कोई भी कंटेंट, कोई भी बुक, कोई भी बातें, गाइड, किताब, नोट्स, इंटरनेट, किसी भी माध्यम से, कोई भी ऑनलाइन भी बैठ करके आपने कोई लेक्चर पढ़ लिया, किसी का भी लेक्चर है, किसी प्रोफेसर का भी लेक्चर है, आप अपने नोट्स में उस टॉपिक को उसी प्लेस पर लिखेंगे, ठीक है। अगर ये काम नहीं करते हैं
तो विश्वास मानिए फिर आप हौच-पौच की स्थिति में हो जाएँगे, फिर आप उसका काम नहीं, क्योंकि जब देखिए छात्रों कुछ चीज़ें सुनी जाती हैं, पढ़ा जाता है, तो वो अच्छा तो लगता है, लेकिन प्रश्न यही है कि आप उसको कैसे जोड़ और तोड़ पा रहे हैं। तो जोड़ने और तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप अपने उसी टॉपिक में लिखेंगे। और दूसरी चीज़, मान लीजिए आपके काम का टॉपिक नहीं है छात्रों, यानी आपकी यूनिट के अंदर में वो चीज़ इंक्लूड नहीं है, और नॉलेज के लिए तो ज्ञान अनंत है छात्रों, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन आप ऐसे ज्ञान को कलेक्ट कर करके दुनिया भर की चीजें अपने पास में ऐड करके अगर आप रख लेते हैं, तो ये आप अपने कंप्यूटर माइंड को, जो आपका माइंड है, उसको दिमागी कचड़ा बना देते हैं। फाइल ओवर एक्सेस कर जाती है और कंप्यूटर हैंग करने लगता है। इसलिए देखते होंगे कि तमाम बड़े बड़े प्रोफेसर से लेकर विद्वान जब भी बात करने लगते हैं, तो चूंकि उनको इतना नॉलेज होता है छात्रों कि वो कंफ्यूज होने लगते हैं, हैंग करने लगता है, प्रॉपर चीजें याद नहीं आती, क्योंकि उनके अंदर में नॉलेज। इसीलिए वो क्या क्या करते हैं कि जब किसी टॉपिक को कोई बड़ा से बड़ा प्रोफेसर भी अगर पढ़ाने के लिए जाता है, तो उसको एक स्ट्रेटजी बना के रिवाइज करके जाना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आप अपने माइंड को सिर्फ पर्टिकुलर उसी टॉपिक पर सेंट्रलाइज कर लेते हैं जो बात आपको करना है, क्योंकि आपको नॉलेज सिर्फ उसी टॉपिक पे थोड़ा है, आपको तो बहुत सारी चीजें नॉलेज है, लेकिन आप अपने यूनिट के अकॉर्डिंग टू आप फोकस करने का काम करते हैं। तो आप जो मैं बातें बता रहा हूँ छात्रों, ये आप इन चीजों को गहराई से समझिए, इनको समझिए, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे, मतलब ये जो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको पहली चीज है कि सिलेबस में सेल्फ स्टडी करना कोर्स को एक बार, और दूसरी चीज है कि पढ़ते हुए प्रॉपर नोट बनाना। ज्यादातर मैंने कोचिंग संस्थानों में देखा, या बहुत सारे विद्यार्थियों को ना भाई नोट्स मंगा लिया, पढ़ लिया, काम। आपकी बौद्धिक क्षमता अगर इतनी बढ़िया है, आप मंगाइए, पढ़ लीजिए, या आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपने बहुत सालों का अपना मेहनत किया, एक्सपीरियंस किया, तब तो आप सिलेबस को कवर। अगर अदरवाइज क्या होता है छात्रों कि हम सिलेबस के कुछ पार्ट जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसको तो हम बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं, लेकिन जो हमें नहीं आता उसकी किताबें भी अगर मंगा करके रख लिया तो वैसे के वैसे रखी रह जाती हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, कभी हम उसमें प्रैक्टिकली नहीं हो पाते, कभी भी हम उसके साथ में जुड़ाव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर प्रश्न सबसे बड़ा यही बनता है कि हमें क्लासेस भी करनी है और नोट्स भी बनाना है, चाहे सेल्फ स्टडी करना है, नोट्स बनाना है, ये दोनों ऑप्शन आपके सामने। ज्यादातर विद्यार्थी यहीं पर अपनी तैयारी को खत्म मान लेते हैं, ठीक है। यानी मैंने बताया कि ज्यादातर विद्यार्थी क्या कर दिए कि उन्होंने नोट्स बना लिया, ठीक है, मतलब क्लासेस, सिलेबस क्लासेज या सेल्फ स्टडी करके और प्लस नोट्स बना लिया, और बस अब इस तरीके से अपने आप की दुंदुभी भरना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे पास में पूरे सिलेबस का नोट्स हो गया और हमारे पास में क्लासेज हो गई और ये बात खत्म हो गई। छात्रों, ये बात अब मैंने बताया था कि 25% और 25% ही कवर करती हैं। अब बात है कि मैंने कहा था कि आपको रिजल्ट 100% चाहिए, और 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 100% पोटेंशियल, तो वो 50% आपने मेहनत किया, तो वो 50% क्या बचा हुआ, वो 50% है रिवीजन। अगर आपने एक बार किसी तरीके से पढ़ करके और एग्जाम के पहले एक ही बार सिलेबस खत्म किया, तो भाई इतने टॉपिक हैं, आप देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा ये सिलेबस एकदम से 3-3 पेज के अंदर में इतनी यूनिटें, इतना टॉपिक है, यानी 18 यूनिट सोशियोलॉजी के अंदर में, वो भी इतने जटिल लेवल से हर चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं, करंट से लेकर के डायनेमिक सोशियोलॉजी का भी पार्ट है, और प्लस इसमें जनरल स्टडी का इतना बहुत बड़ा चीज है। अगर आप याद देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, है ना, सब चीजें, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी आ रही है, पॉलिटी भी आ रही है, इकोनॉमिक्स भी आ रही है, साइंस का भी पार्ट इसमें जुड़ा हुआ, आप उठा करके क्वेश्चन देखिए, और आईटी वाला आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीजें, एनवायरमेंट पूरा का पूरा पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, करंट इशू जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब छात्रों, तो ये पूरा का पूरा पार्ट तो काफी बड़ा हो जाए। आप एक तरफ पढ़ के गए तो दूसरी तरफ सब भूल गए, और आपको चीजें आती भी हैं कि यह तो ये होगा, यह होगा, लेकिन उसी चक्कर में आपसे गलत हो जाता है। इसका मतलब रिवीजन, और मिनिमम एग्जामिनेशन के पहले 3 टाइम्स रिवीजन होना बहुत जरूरी होता है। कुमुलेटिव रिवीजन होना चाहिए छात्रों। कुमुलेटिव रिवीजन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ऐसे पढ़ाया जा रहा है। अब आप यूनिट 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, जब 3 पढ़े तो यूनिट 1 के भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, क्यों, आप इसको भी रिवीजन करते रहें, ठीक है। मेन आपका ये चलता रहेगा, लेकिन पीछे जैसे आप चौथी यूनिट पढ़ रहे हैं तो आपको 1, 2, 3 का भी रिवीजन करना, 5वीं यूनिट पढ़ रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 का रिवीजन करना, इस तरीके से कुमुलेटिव संचयी रिवीजन आपको करना होता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, रिवीजन का पार्ट बहुत जरूरी होता है, मोस्ट, मतलब ये परम आवश्यक है, ठीक है। बड़े बड़े विद्वानों का मैंने देखा है कि रिजल्ट रुका हुआ है छात्रों, बहुत ही बड़े बड़े विद्वानों का रिजल्ट रुका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ केवल अगर उनसे जा करके पूछिए तो वो अपने आप को बहुत ही दोषी करार दे रहे हैं। कारण क्या है, एक बार रिवाइज करके नहीं जा पाए, सिर्फ एक बार रिवीजन, ठीक है। तो कारण है कि उनके पास तमाम टाइम समस्याएं, जॉब, कुछ लोग गृहिणी हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें।
अब 50% रिवीजन के बाद में लास्ट में जो आ जाता है वो आ जाता है छात्रों मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट ये बहुत जरूरी है। लास्ट में जो आ जाता है कि रिवीजन के बाद में जो मॉक टेस्ट होता है, यानी एक प्रकार का जैसे कह लीजिए युद्धाभ्यास। आप अगर रियल युद्धाभ्यास में शामिल नहीं होते हैं, यानी कहीं पर रियल युद्धाभ्यास जो चल रहा है, जहां पर वास्तविक एस्पिरेंट आ करके और अपनी अपनी चीजों का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, कभी डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं वो अपना क्या करते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। तो जब वो डिस्कशन करते हैं तो आप उनके डिस्कशन, उनके लेवल को देख करके आप जाते हैं, सर आपका तो हो जाना है, सर आपका हो जाना है। तो ये मौका अगर आपके पास में शुरू से ही अवेलेबल हो जाए कि भाई ये तो आगे जा रहा है, इसका मतलब इसका जाने का चांस है, अब आप वहीं से अगर उसके पास में इंक्लूड हो जाए, यानी यहां पर क्या होता है छात्रों, आपके पास में एक ऐसी लॉबी होनी चाहिए, एक ऐसी लॉबी आपके पास होनी चाहिए जो विद्वानों की लॉबी हो, जिसमें आपके बड़े बड़े जो विद्यार्थी मतलब कह लीजिए कि जो धुरंधर महारथी हो इसमें, वो आपके साथ में बैठ करके कंपटीशन दे रहे हो, आप उनके साथ में कंपटीशन कर रहे हो। तब आपको क्या होगा, इससे ये वास्तविक ग्राउंड पर आपको मेहनत पता चलेगी कि किस दिशा में करना है, कौन सा पार्ट हमारा बीत जा रहा है, अभी कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि होता है क्या छात्रों कि जो एक्साइटमेंट लेवल होता है, एक प्रकार का मोमेंटम है, संवेग है। संवेग जैसे ही आता है किसी व्यक्ति के पास में, वैसे ही क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर में अवेयरनेस आ जाती है, वो तुरंत कहता है बस सर अब कुछ नहीं, हमको दिन रात एक कर देना। लेकिन छात्रों विभिन्न प्रकार की स्थितियां, उतार चढ़ाव आए दिन होते रहते हैं, और व्यक्ति का मोमेंटम समाप्त हुआ, कुछ भी बवाल हुआ, कोई बात हुई, और आपके सारे मोमेंटम खत्म हो गए, और अंत में क्या हुआ कि ठीक है, जब अब एडमिट कार्ड आएगा तभी कुछ तैयारी शुरू होगी, या धीरे धीरे हम कर ही तो रहे हैं, अब स्थितियां परिस्थितियां हमारी खराब चले। लेकिन सोचिए कि जो विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थियों के साथ में जुड़े हुए हैं, वो अपने आप को बहुत जल्दी उस स्थिति परिस्थिति निकाल करके जोड़ दे। अदरवाइज यही क्या होता कि टाइम टेकन हो जाता है, कि उनकी स्थितियां खराब चल गई तो बहुत दिनों तक इस बात को लेकर के दुख व्यक्त करते रहते हैं कि अभी हमारी स्थितियां सही नहीं है, जब स्थिति सही होगी तो हम फोकस करेंगे। और इतने में ये होता है कि जो बड़े महारथी हैं वो आगे निकलते हुए चले जाते हैं, और बाद में फिर जब वहां बहुत आगे बढ़ चुके रहते हैं तो फिर उनके सामने जब ये वाकई में विद्यार्थी जाता है तो कहता है कि अब हमारा इनसे कोई कंपटीशन नहीं है, अब हमें अगली वैकेंसी की कामना करना है, क्योंकि अब तो ये बहुत आगे अब तो ये लोग पहुंचने वाले हैं। तो छात्रों ये स्थिति नहीं क्रिएट करना, आपको समय से शुरुआत कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो इन चारों, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया, चारों स्ट्रेटजी की क्लासेज हो गई, यानी कि जो आपका सिलेबस पूरा कवर करना, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, और मॉक टेस्ट जिसमें मतलब एक ऐसे संस्थान से जुड़ जाएं या कहीं से भी कोई ना कोई टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लें, कि जहां पर आपको मतलब बड़े लेवल पर एक मतलब कह लीजिए कि विद्यार्थियों का, एक अच्छे विद्यार्थियों का जमावड़ा जहां पर लगा हो, और जो उसके साथ में बैठ करके अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां अगर आप जुड़ जाते हैं किसी तरीके से और आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं, तो वास्तविक ग्राउंड पर आपको अपनी इच्छा भी निकल करके आएगी। और अगर वहां पर अगर आपने मेहनत कर दिया, थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा दिया, अपने आप को बूस्ट कर लिया, तो छात्रों वहां पर आप तुरंत इन हो जाएंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। तो आपको पूरी स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। अब बड़ा प्रश्न है कि देखो हमें पढ़ना है, सबसे पहली चीज तो क्लासेस, या तो क्लासेस करनी है या तो हमें पढ़ना है, लेकिन सिलेबस कवर करना है। तो सिलेबस है क्या और क्या क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी मैं आपको दे दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आप पढ़ें, कैसे क्या कवर करें, और बाकी आप अपने स्तर से करते रहेंगे। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ी चीज निकल करके आ रही है कि समसामयिक मुद्दों को लेकर के, कि जनरल स्टडी का पेपर। अब कई विद्यार्थी हमारे इसमें इस ऊहापोह में रहते हैं, देखो आयोग अभी चेंज नहीं हुआ, कोरोना के कारण वही आयोग है, सेम आयोग है। तो जब सेम आयोग है तो परीक्षा पैटर्न भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। नया आयोग बनता तो हो सकता है नया परीक्षा पैटर्न बनता, नया सिलेबस बनता, लेकिन अब सब कुछ वही है छात्रों। तो इसका मतलब 30% आप ये मान के चलिए ये कि सब कुछ वही रहेगा। अब इसके जो पेपर होते हैं वो कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन का एक ही पेपर। यानी ये पूरी उच्चतर शिक्षा आयोग में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तो उसके लिए क्या एग्जाम होता है कि एक रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, कई विद्यार्थियों को में एक रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद में एक इंटरव्यू। रिटन टेस्ट जो होता है वो 100 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन का रिटन टेस्ट होता है, और जो इंटरव्यू होता है छात्रों, वो आपका जो इंटरव्यू होता है वो मात्र जो है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। यानी 30 मार्क्स का केवल इंटरव्यू, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 30 मार्क्स का इंटरव्यू का मतलब ये हो गया कि आप अगर चाहे रिटर्न में अगर बहुत अच्छा कर दें तो छात्रों यहां से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
ठीक है, यानी मिनिमम आपको 12 मार्क्स दिया ही जाता है। ठीक है, 12 मार्क्स अगर आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप अगर एक्सीलेंट जोन में आते हैं। देखो ये नंबर भी जो होते हैं वो 3-4 प्रकार से, आपको ये सब मतलब गूढ़ जानकारियां मैं आपको बता रहा हूं छात्रों। ठीक है, जैसे आप एकदम रद्दी टाइप का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको ये मान के चलिए कि 12, 13, ठीक है, या 14 या 15 इस प्रकार के नंबर, यानी आप कुछ बोल ही नहीं पाए, अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, कितना दबाव हो गया, कभी आपने बोला नहीं, कुछ सुना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये नंबर, थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंट किया लेकिन आपने तैयारी नहीं करके गए थे तो आपको नंबर मिल सकते हैं 16, 17, 18 या 19 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि आपने बढ़िया जवाब सवाल दिया, अच्छे से बातचीत किया, ठीक है, पूरी बातें अपनी रखी, आपके अंदर में टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो वो आपको नंबर देते हैं 20, 21, 22 और 23 नंबर। लेकिन वाकई में जब आपने कई सालों तक पढ़ाया हुआ है और बहुत अच्छा आपने पीएचडी भी करके रखा हुआ है, पढ़ाया भी, एक्सपीरियंस भी है और बिल्कुल टीचिंग एप्टीट्यूड झलक रहा है कि मतलब आपको बस सीधा अगर वो उठा के लॉन्च कर दें तो फिर आप क्लास के अंदर में धमाका मचा देंगे, तब वो आउटस्टैंडिंग नंबर आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी 24, 25, 26 और 27 नंबर आपको मिल जाता। मेरे हिसाब से ये कोई मतलब ये मैं आयोग से कोई विशेष जानकारी नहीं लेकर, लेकिन ज्यादातर जो विद्यार्थी हमारे नंबर प्राप्त किए उनसे परिचर्चा करके यही पता चला कि उनको ये भी नंबर मिलता है। ऐसा नहीं है कि सबको ये नंबर मिलेगा, ये भी नंबर। अब मैं बता दूं कि कई ऐसे विद्यार्थी रहे जिनके 67 क्वेश्चन सही रहे। विश्वास मानिए, लोग अनुमान लगा रहे थे कि 64-65 क्वेश्चन जिसके सही हो जाएं। पहले तो अनुमान यह था कि 62 क्वेश्चन, 60 से 62 क्वेश्चन सही रहे तो सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके बाद में फिर ये 2 नंबर प्लस माइनस रखा था, मैंने आपको पहले प्रेडिक्शन बता दिया, तो 64 नंबर पर भी हुआ है। लेकिन 64 के साथ में 25, यानी मैंने 62 क्वेश्चन के साथ में 60 से 62 क्वेश्चन के बीच में 25 नंबर इंटरव्यू पे बताया था कितने पे एक अनुमान था कि सिलेक्शन हो सकता था। लेकिन यहाँ 64 नंबर पर 64 नंबर और प्लस 25 प्लस नंबर इंटरव्यू में मिला, वो लोग सिलेक्ट हो गए, तो मतलब यहाँ मेरिट ऊपर गई है। ठीक है, अब आप समझिए, जबकि 11 क्वेश्चन डिलेटेड है तब छात्रों, इसका मतलब बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। अब आपको क्या करना, अगर आप केवल रिटर्न पर फोकस कर करके सोच रहे हैं कि रिटर्न में, तो छात्रों पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि इस स्लैब में से किस स्लैब पर अगर आप जा रहे हैं वो आपको पता नहीं। अगर आप इस स्लैब पे आ गए तो हो सकता है आप एकदम, या ये और ये प्रथम 2 स्लैब आपको बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई कि आप अपने आप को मिनिमम इस स्लैब में रख सकते हैं। आपके पास में आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं अच्छे से, मतलब सारा काम कर रहे हैं, आप हो सकता है इंटरव्यू कोई क्लास वगैरह ना करिए तो 20 से लेकर 23 के बीच में नंबर में, लेकिन आप इंटरव्यू क्लास और प्रॉपर मैनर तरीके सब कुछ सीख करके पूरे सिलेबस को बूस्टअप और जबान पे रट करके जाते हैं, तो फिर क्या होगा, या अपने रिसर्च पेपर और पीएचडी से संबंधित जो भी थेसिस वगैरह पूरा रट के अच्छे से जा रहे हैं तो आप इस स्लैब में आएंगे। तो इसका मतलब इंटरव्यू भी, ये भी जरूरी है, ये चरण है, क्योंकि मैंने क्या बताया, आप 100% रिजल्ट चाह रहे हैं और आप काम करना चाह रहे हैं 50% की किसी तरीके से। छात्रों देखो, ये भी इन्वेस्टमेंट है, सीधा सीधा मैं बता रहा हूं, आपको लगना पड़ेगा, हर स्टेप पर लगना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, तभी आपका हो पाएगा फाइनल। क्योंकि इंटरव्यू तो देने के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब आप इसके पूरे चरण पर फोकस करेंगे, हर स्तर से अपने आप को बूस्टअप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक पार्ट ये आपका हो गया। दूसरी चीज है कि एक और भी पार्ट कि ठीक है सर, हमारा ये 20 पर हो जा रहा है, मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये पार्ट हो जा रहा है, मान लीजिए कि उन्होंने ऐसा कह दिया कि हमारा हो जा रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि आपको अगर 20 से 24 से 27 नंबर के बीच में मिल रहा है तो छात्रों 4-5 क्वेश्चन आपको 4-5 नंबर इंटरव्यू के माध्यम से एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं, तो आपकी रैंकिंग भी तो सही हो जाएगी, और अगर रैंकिंग सही हो गई तो आपको अपने पसंद के कॉलेज भी मिल जाते हैं। क्योंकि जब देखिए हर स्टेप पर होता है, एक तो ये होता है कि जो व्यक्ति सिलेक्टेड नहीं है छात्रों, वो तो ये सोच रहा है कि हमको उत्तर प्रदेश के किसी कोने में भी भेज दीजिए, हम तुरंत ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई सिकवा गिलवा नहीं है। लेकिन जिसका सिलेक्शन हो गया है वो इस बात को लेकर के, अरे थोड़ा अपने आसपास का कॉलेज मिल जाता तो अपनी भी जिंदगी थोड़ी सी स्मूथ चलने लगती। तो छात्रों ये चीजें बाद में क्यों, इसको पहले स्टेप से ही आपको तैयारी के समय ये स्ट्रेटजी है, यही स्ट्रेटजी होती है। अब ये जानकारी अगर नहीं है आपको तो आप इसको करिए और उसके बाद में आप लग करके इस पे वर्कआउट करिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग जो है ये आप पूरा का पूरा पार्ट जानेंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी हम चर्चा कर लें। दोनों चीजें आप जान गए, सब कुछ हम सिलेबस पर चर्चा कर लें और रिलेटेड पुस्तकों पर थोड़ा सा चर्चा कर लें, और उसके बाद में इस लेक्चर को, क्योंकि काफी देर तक हो जाता है
तो काफी लंबा हो जाता और आप लोगों को ये लाइव वीडियो हो जाएगा तो आप लोग, और जो इसके लिए मैंने योजना क्या बनाई हुई छात्रों, जो मैं सिलेबस को कवर करने के पहले मैं ये बता दूं कि मेरी क्या भूमिका है। मान लीजिए अगर आप है तो हम आपको क्या एज ए एक्सपर्ट के रूप में, क्योंकि सोशियोलॉजी के अंदर में छात्रों, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये विद्यार्थियों ने आप लोगों का समर्थन है, ये आप लोग बताते हैं, ये मेरा अपना वक्तव्य नहीं है। लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर में खास तौर से हिंदी मीडियम के अंदर में छात्रों, क्योंकि देखो इंग्लिश के अंदर में तो बहुत अच्छी अवेलेबल बुकें हैं, लेकिन हर किसी की क्षमता नहीं है इतनी कि इंग्लिश बुकें पढ़ करके उसको ट्रांसलेट करके अपने आप में समझे, इतनी ज्यादा मेहनत करे। वो तो कि सिर्फ रटने पर फोकस कर रहा है। तो ये काम तो तब है कि जब आप प्रोफेसर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें, बहुत अच्छी चीजें पढ़ते हैं, नॉलेज होता है। अभी यहाँ क्या है, अभी कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो आपको तेजी से स्मूथली जिस भाषा में आपको समझ करके, मतलब जैसे ये छात्रों यहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ तक दौड़ लगानी है और यहीं पर पहुंचना। अब यहाँ ये नहीं कि मैं ऐसे जूते पहन के दौड़ता हूं, मैं ऐसे करता हूं, ये आपको कैसे भी करके यहाँ पहले पाला टच करना। आप जूते पहन के दौड़े, नेकर पहन के दौड़े, पैंट पहन के दौड़े, क्या करें उससे सबसे मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ पर पहुंचना। तो आप यहाँ हिंदी में पढ़ें, किस में पढ़ें, अपनी कंफर्ट लैंग्वेज में पढ़ें, कैसे पढ़ें, आपको बस सिर्फ पहुंचना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि नहीं सर वो इंग्लिश की बड़ी बड़ी पुस्तकें ले करके और हम उनका ट्रांसलेशन और अपडेट करते हुए, आपको पहले यहाँ पहुंचने की तैयारी करना है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर में हिंदी माध्यम के अंदर में कई विद्यार्थी तो जो संपूर्ण रूप से आपको एक बृहद लेवल पर चीजें उपलब्ध कराते हैं, वो छात्रों अपना संस्थान, अपना परिवार है। तमाम विद्यार्थी भी हमारे साथ में जो इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं या रिसर्च जिनका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, या तमाम एडहॉक पर पढ़ाने वाले शिक्षक जो हमारे साथ में जुड़े, उन सबके सहयोग से ये संस्थान मतलब जो है चलता है। वो आप लोगों को क्या करता है, जानकारी देता है। यानी हम अकेले के नहीं हैं, इसमें हमारे साथ में बड़े एक्सपर्ट लोग हैं और उन सबसे राय मशवरा कर करके, यानी मैं अपने आप को बूस्ट भी करता हूं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि मुझे सब चीजें आती हैं, मैं क्या करता हूं, उन सब चीजों को मैटर ले करके उनके साथ में डिस्कस करके और आपके समक्ष जो भी यथासंभव बेहतरीन मैटर होता है वो कंटेंट उपलब्ध कराता हूं। बस ये है कि कंटेंट में कुछ कंटेंट ओपन प्लेटफॉर्म पे कर देता हूं और उसके बाद में जब हमें अपने विद्यार्थी, एक टॉप क्लास के विद्यार्थी हमें मिल जाते हैं जो फुली डेडिकेटेड है, फाइनली फुली डेडिकेटेड, तो उनके साथ में मैं प्राइवेट अपने जो है वीडियोज उनको शेयर कर देता हूं कि ठीक है, क्योंकि ये विद्यार्थी खुद ही मना करते हैं कि सर देखिए इससे क्या है कि अगर आप ओपन प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें अगर करते रहेंगे तो सर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम ये उन लोगों ने बताई, ये मेरा अपना व्यक्तित्व है, मेरा तो ये है कि सभी लोग जाने, सब अपना जिसकी जो क्षमता है करे, लेकिन ये उन लोगों का कहना है कि सर देखिए कितनी मेरिट चली जाती है ना, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा चीजें करिए। और आज की डेट में आप देखिए कंपटीशन इतना बढ़ गया छात्रों, कारण है कि इंटरनेट से लेकर सब चीजें, इतनी चीजें उपलब्ध हो गई हैं कि निश्चित रूप से जहां पर कभी एक समय हुआ करता था कि मेरिट कम जाती थी 50%, वहां मेरिट 60%, नहीं, इन सब चीजों ने, ऑनलाइन चीजों ने 10% का मेरिट का इजाफा करने का, हर क्षेत्र में, हर कंपटीशन में 10% मेरिट ऊपर जाने लगी है, क्योंकि कारण है बहुत कुछ उपलब्ध हो गया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके पास ऑनलाइन, एक क्लिक करते ही, जैसे इतना बड़ा सिलेबस है, जरूरी थोड़ा है कि आपके पास ये सिलेबस हमेशा जेब में रखा हो, कोई कैसे क्या बात हुई हो, लेकिन या कभी आप डिमोटिवेट बैठे हो, आपने लगाया ओपन प्लेटफॉर्म पर स्टडी विद आलोक के अंदर में ये चीजें क्या है, अवेलेबल है। अब स्टडी विद आलोक ने क्या किया कि ये चीजें बता दिया, और आप 7565955583 आपने क्या किया, तुरंत नंबर भी देकर आपने सर से तुरंत कॉल कर लिया, बात कर लिया, या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, या आपने तुरंत ही कहीं बस में भी बैठे हैं, आपने तुरंत ही इसको ओपन किया, भाई सिलेबस में क्या जरा देख लेते हैं, और खट से बटन दबाया, तुरंत ही वीडियो के उस पार्ट पर पहुंच करके स्क्रीनशॉट लिया और आपने देख लिया कि देखो भाई ये सिलेबस में ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो अब चीजें एकदम हाथ में हो चुकी हैं, मतलब डिजिटलाइज हो गए हैं छात्रों। तो डिजिटल होने का फायदा उठाइए, और आप जितना जल्दी जल्दी अपने आप को समझ लेंगे, इस परिवर्तन को समझेंगे, उतना ही आप आगे जाएंगे। तो देखिए इसमें हमारी जो भूमिका रहेगी वो किस तरीके से रहेगी वो हम बता दें। हम लोगों का जो टारगेट रहेगा कि मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हम लोग एक क्लास करें, और वो करें इवनिंग में 10 PM पर। ठीक है, 10 to 11 PM पर हम लोग क्लास करते रहें। ठीक है, यानी 10 बजे तक राउंड फिगर में क्लास अपलोड कर दी जाए और 11 बजे, और आप अपने टाइम के सुविधा के अनुसार आप कभी भी देखें। ठीक है, मतलब उसमें ये ना रहे कि सर 10 बजे ही दे सकते हैं, आप कभी भी देखें। 10 बजे आएंगे तो लाइव आपको हो सकता है, आप उसके बाद में भी आते हैं तो भी देखें। तो 10 से 11 में ये प्रोग्राम अपना कर दिया जाए, ताकि आप इजिली आराम से देखते रहें, और फिर सैटरडे को मौका दिया जाए, आप रिवीजन करें। और संडे को जब फ्री डे रहता है कभी कभी, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें हमारे साथ पे जुड़ते हैं, बेसिक शिक्षा के हो गए या कहीं पर जॉब करते हैं, तो फिर वो क्या है
संडे को अपने दिन में कई लोग हैं संडे को पूरे दिन भर रिवीजन करके और शाम को बैठ करके टेस्ट दे दे और इससे उनका बूस्टअप पता चल जाए। कई लोग ऐसे हैं जो केवल टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, या कई ऐसे हैं जो कंप्लीट पैकेज। तो अब क्या करना है, संडे को ही उन्होंने क्या कर दिया कि बैठ करके टेस्ट दे दिया और ये जो है आराम से उनको अपनी रैंक पता चल गई, भाई हमारी क्या पोजीशन चल रही है, 100 क्वेश्चन में हम कितना कर पा रहे हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन है तो उसमें हम कितना टैकल कर पा रहे हैं, क्या हमारा 70 प्लस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि 100 में जो छात्रों मैं बता दूं कि जो आपको टारगेट कंफर्म टारगेट रखना चाहिए वो 80 क्वेश्चन सही करने का मिनिमम टारगेट रखना चाहिए। अगर आप लगातार टेस्टों में मंडे टू फ्राइडे की क्लास पढ़ करके 80% क्वेश्चन प्लस में अगर लगातार बनेंगे तो विश्वास करिए कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रोक दे सिलेक्शन से, आप हो जाएंगे निश्चित रूप। लेकिन हर बार हर टेस्ट में अपने आप को अव्वल दर्जे में सम्मिलित करिए, मेहनत करिए उसके लिए। कोई आपके लिए संडे मंडे नहीं है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। तो चलिए आपके लिए अगली बात करते हैं। तो एक तो ये मंडे टू फ्राइडे क्लास और उसके बाद में एवरी संडे टेस्ट, ये आपकी योजना हो जाएगी, ठीक है। अब इस योजना के तहत ही हम लोग काम करेंगे, तो उसी में डेली टू डेली मोटिवेशन जो भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको उसी डे सेम डे में प्रोवाइड की जाएंगी, यानी सेम डे में ही आपको जो भी चीजें हैं, नई चीजें आ रही, नई बातें आ रही, नई स्ट्रेटजी आ रही, नया युक्ति आ रही, नई बुक आ रही है, कोई नया कुछ आया वो आपको तुरंत ही वहीं पर आपको मिलता रहेगा, आपको सूचना मिलती रहेगी, क्योंकि आप स्पेशल यानी कह लीजिए कि सुपर 30 बैच के अंदर में आप शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोग्राम बनाया जाएगा। और उसके बाद में छात्रों अब क्या है कि कुछ चीजें आपके पास में देखिए, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे मतलब आपको पूरा प्रोग्राम, तो उसमें पूरी आपकी कंप्लीट नोट्स बना देंगे और पूरा कंप्लीट क्लासेज आपके सिलेबस हो जाएंगे और साथ ही साथ में इस पे टेस्ट सीरीज भी हो जाएगा। रिवीजन करना ये आपका काम रहेगा, क्योंकि रिवीजन के लिए कुमुलेटिव टेस्ट बनाएंगे तो मजबूरी में आपको क्या करना होगा, रिवीजन भी करना होगा। तो इतनी चीजें तो आपका ये पार्ट आपका हो गया। उसके बाद में जब इतना पार्ट आपका हो जाएगा तो उसके बाद में फिर आपको क्या करना होगा, अगला पार्ट इसमें क्या करना है। कुछ विद्यार्थी जो मान लीजिए ऐसा सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए क्या है, मैं कुछ बुकें बता दे रहा हूं और चीजें वो क्या करें, उन बुकों को लेकर के अपना पढ़ें और तैयारी करें और टेस्ट के माध्यम से भी जुड़ जाएं, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब वो कुछ ना कुछ करते रहें अपने आप को। तो देखिए कुछ बेसिक बुकें हैं, उनको आपको जैसे बेसिक बुकों में अगर आप लोग लेना चाहें तो सिंधी गोस्वामी की बुक हो गई, ठीक है, जेपी सिंह की बुक हो गई जो मूलभूत अवधारणाएं समाजशास्त्र की आती हैं, लवानिया की बुक हो गई जो रूरल सोशियोलॉजी को लिखते हैं, ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र को लिखते हैं, आहूजा की बुकें इंडियन सोशल प्रॉब्लम और इंडियन सोसाइटी, ये बुक आपके पास में, ये सब बेसिक बुकें हैं, ठीक है। समकालीन समाजशास्त्र दोषी और जैन की भी बुक ले सकते हैं आप, ठीक है। उच्च स्तरीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत करके बुक आती है, वो सब बुकें रावत पब्लिकेशन की, ये बुक आपके पास में होनी चाहिए। ये सब बेसिक बुकें हैं छात्रों, मतलब आप जो है इन बुकों को आप निश्चित रूप लिंग और मुद्दे करके एक पुस्तक आती है वो आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि इसमें लास्ट टॉपिक जो है जेंडर पर भी बेसिस है, ठीक है। तो इन बुकों को लारी की एक इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी लारी की बुक आती है, ठीक है, वो पुस्तक लेकर के आप पढ़ सकते हैं। तो इतनी रिसर्च को लेकर के आप आहूजा की पुस्तक जो आती है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर के वो अच्छी पुस्तक है, उसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं। तो इतने पार्ट को आपको पढ़ना है। बाकी ये जो फर्स्ट पेपर शिक्षण क्षमता है, इसके बारे में जो नेट वाली पुस्तक आपकी फर्स्ट पेपर के लिए मदान की आती है वो लेकर के आप पढ़ सकते हैं, अच्छी पुस्तक के अंदर में है, ठीक है। बाकी जो भी एडिशनल और एक्स्ट्रा मैटर हैं छात्रों, वो सब आपको लेक्चर वाइज जैसे जैसे हम बताते जाएंगे, टॉपिक और यूनिट के हिसाब से हम आपको पुस्तकें और भी शेयर करते हैं। ये बेसिक बुकें, इनको लेकर के आप अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू कर दें, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या पार्ट इसमें आ जाता है, देखिए समसामयिक मुद्दों पर बात आ रही, तो समसामयिक मुद्दों पर ये जो टॉपिक दिया गया छात्रों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और मुद्दे, तो ये टॉपिक एक ऐसी चीज है छात्रों की इसको रेगुलर बेसिस पे आप शुरू कर दें। आप एक चीज यहाँ पर मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। 2016 की वैकेंसी थी और 2020 में ये पेपर हुआ था, यानी 12 जनवरी को 2020 में ये पेपर हुआ, मतलब 4 साल बाद संयोग हुआ। अभी ये जो वैकेंसी आने जा रही छात्रों, ये विद इन 1 ईयर में, क्योंकि चुनावी माहौल है, ठीक है, अब आप समझ रहे हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की बात है ये। तो 2022 में चुनाव है, तो 2021 में ये मान के चलिए इस वैकेंसी को क्लियर कराने की पूरी जिद्दोजिहाद रहेगी। जो वैकेंसी आने की उम्मीद है अभी 1-2 महीने में, वो मान के चलिए कि उसको 2021 में क्लियर कराने के लिए लोग सोचे, ठीक है, क्योंकि काफी रिटायरमेंट भी इधर हुआ है छात्रों। 30 जून को बहुत सारा रिटायरमेंट हुआ, तो सीटें भी बहुत ज्यादा मात्रा में वैकेंट हुई, खासतौर से पूर्वांचल के अंदर में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ बहुत सारी सीटें वैकेंट हुई हैं। तो अब टोटल मिलाकर के ये मान के चलिए
कि ठीक ठाक 3-3,500 प्लस जो है पोस्टें आ रही हैं। सोशियोलॉजी के अंदर में भी आप मान कीजिए कि 250 पोस्टों के राउंड फिगर में, देखिए जब तक आ नहीं जाता तब तक कुछ कहा नहीं आता, लेकिन राउंड फिगर में मान के चलिए, देखिए 150 पोस्टें घटना बढ़ना वो एक अलग मैटर है, ठीक है, क्योंकि अंतिम समय तक कितना मैटर जाता वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर मान के चलिए राउंड फिगर में कि 250 पोस्टों के आसपास में आने की उम्मीद है। अब इसमें यह है कि और वो 1 ईयर के अंदर में होगा, यानी 2021 आपके लिए बिल्कुल, और 2021 की शुरुआत देखिए 2020 के लास्ट में, क्योंकि समस्याएं जब एकदम ज्यादा हो जाती हैं तो समाधान वहीं से निकलता है। अब समाधान निकालने की बात शुरू हो चुकी है आपके जीवन में, ठीक है, यहाँ से बदलाव शुरू है, अब जीवन का बदलाव शुरू है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखिए, तो समसामयिक मुद्दों के लिए एक कोई भी, चाहे आप केवल पीडी ले लें, ठीक है, पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण भी आप ले करके कोई एक मैगजीन, क्रॉनिकल भी ले सकते हैं, जो भी एक आपको मैगजीन जो भी पढ़ने में पसंद हो, और उसमें केवल राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो प्रमुख मुद्दे घटनाएं उनको पढ़िए, और जो उनके व्यक्तित्व वाला पार्ट, क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया मैंने देखा वो ऐसे पूछता है। और दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पर 2016 वाली बात कही, अगर सपोज करिए ये 2020 में अगर मान लीजिए ये वैकेंसी निकल गई और फिर आपका मान लीजिए एग्जामिनेशन 2021 में हो रहा है, तो आपको सवाल यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। 2020 आपको कंफर्म, ये नहीं कि 2021 में गए और आप 21 की तैयारी कर रहे हैं 6 महीने वाली, आप इनको ले करके चलेंगे, ठीक है छात्रों। तो एक छोटा सा ये अपडेट आप कर लीजिएगा माइंड में, खेल समाचार को लेकर और विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध यानी साइंस टेक्नोलॉजी पर क्या क्या हुआ। तो जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, ये सब चीजें जान लीजिए, इस पे सब पे बहुत अच्छे अच्छे ऐप से लेकर के सब कुछ सवाल आपके बनेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, डेली अगर वेजेस पे अगर आप रखते हुए चल रहे हैं, अभी से ही वही मैंने बताया नहीं कि वैकेंसी आने वाली है और आपने शुरू कर दिया और यही सब अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके पास में है, तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। क्योंकि देखिए मैंने उस समय जब बताया हुआ था कि 100 क्वेश्चन आ रहे थे, यानी इसका 100 क्वेश्चन और उसके बाद में 30 नंबर का इंटरव्यू, तो जो 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी टोटल मिलाकर के 200 हो गए, ठीक है। तो 200 और प्लस 30 यानी 230 नंबर में आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, यानी 100 क्वेश्चन, और ये जो 100 क्वेश्चन आता है छात्रों, उसमें ये जो जनरल स्टडी है, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज है, इसके 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके कितने क्वेश्चन होते हैं, 30, और ये कितने यूनिटों में है, यहाँ पर 6 यूनिट के अंदर में। तो इन्हीं 6 यूनिट से यानी 4 क्वेश्चन तो कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है, कि मिनिमम 4 क्वेश्चन पूछना ही है। तो राउंड फिगर में मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन आ जाता है, तो 5 30 क्वेश्चन ये, और बाद में फिर आपके ये जो 16 यूनिटें हैं, 16 यूनिटें, इस 16 यूनिट से 18 यूनिटें, इस 18 यूनिट से 70 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस यूनिट से यहाँ पर 70 क्वेश्चन यहाँ से इंक्लूड किए जाते हैं। तो 70 और 30 मिला करके 100 क्वेश्चन, और ये दोनों पेपर एक साथ में ही आता है, 30 क्वेश्चन पहले और उसके बाद में 70 क्वेश्चन बाद में, एक ही पेपर में, और साथ ही साथ में तुरंत ही 2 घंटे के अंदर में पेपर हो जाता है छात्रों। तो ये तो पूरी स्ट्रेटजी है, ये सब स्ट्रेटजी, इसी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब उसके बाद में तो ये यहाँ से क्या है, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध है, तो आपको इस प्रकार की चीजें पढ़ने के लिए सोशियोलॉजी में भी काम आएगा। 2-3 मैगजीनें हैं, जैसे योजना, ठीक है, योजना को आप आदत में बना लें, 25-30 रुपए की मैगजीन है योजना, कुरुक्षेत्र हो गया, और उसके बाद में विज्ञान प्रगति। अगर ये 3 मैगजीनें आप ले रहे हैं, तो जो करंट का बढ़िया पार्ट है सोशियोलॉजी एज वेल एज फर्स्ट पेपर, ये आपका अच्छा कवर हो जाता है। भाई देखो थोड़ा सा एक्सपेंडिचर, और आप संस्थान के साथ में जुड़े हुए हैं, तब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि संस्थान इन सब चीजों को कंपाइल करके आपको देने का काम, आपको बस सिर्फ पढ़ते जाना है, अच्छे से समझते जाना है, ठीक है। लेकिन आप भी इसको कर सकते हैं। दूसरा शिक्षण तो अभिरुचि वाला मैंने बताया, मदान की किताब लेकर के, इस पुस्तक को लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सब विधियां और ये सब, इस पे आपको पूरे लेक्चर और ये सब सारी चीजें, हायर एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ, यूजीसी क्या क्या भूमिका है, कितने आयोग बने, इस पे क्वेश्चन बनता है, ये अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। आईसीटी वाला पार्ट, कंप्यूटर और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, ये सब आपको आ जाएंगी। मानव पर्यावरण के लिए इस पर भी कोई भी पुस्तक आप ले सकते हैं, जैसे नदीम हसनैन वगैरह की पुस्तक बहुत अच्छी आती है, ठीक है, तो उसको आप ले करके अध्ययन कर सकते हैं। ये सब राष्ट्रीय और नेशनल जो भी है, कारण निवारण, ये सब आपको चीजें बताई जाएंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये जो 4 पार्ट आपके जुड़ रहे हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, इसके लिए बहुत डीप में तो नहीं जाना है, लेकिन आप, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत डीप वाले नहीं है, लेकिन फिर भी इनको एक जनरली तो आपको पूरी चीजें आनी चाहिए, तो इसके लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट जीके अगर आप ले लें, सामान्य ज्ञान जो लूसेंट का आता है छात्रों, अगर उसको ले करके अगर आप पढ़ लें तो आपका पर्याप्त हो जाता है, या क्रॉनिकल वगैरह भी आती है, इस पे ले करके पढ़ लें। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि इनको कहना तो बड़ा आसान लगता है कि छात्रों इसको ले करके आप उठाए पढ़ते हुए चले,
लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें इतना डेटा रहता है और डेटा को मेमोराइज करना ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि कोई आदमी आपको लर्न कराए, याद कराए। क्योंकि होता क्या है, आप सोशियोलॉजी में मन लग गया तो फर्स्ट पेपर आप पढ़ ही नहीं रहे, फर्स्ट पेपर में अगर आपका सिविल वगैरह पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पे नहीं कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि जो भी विद्यार्थी 30 क्वेश्चन में 20 प्लस में रहे हैं, ज्यादातर वही सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि जिनकी स्थिति फर्स्ट पेपर के अंदर में अगर नाजुक चली गई कहीं ना कहीं तो उनकी स्थितियां बहुत ही खराब रही हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पेपर ले करके ही चलना होगा किसी सूरत में। मतलब ये मान के चलिए 20 से नीचे नहीं होना चाहिए और अच्छा स्कोर माना जाएगा 25। ठीक है, यानी 20 से 25 के बीच में हर हालत में आपको लेकर के आना होता फर्स्ट पेपर में, सिलेक्शन का टारगेट यही होता है। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट हो गया। तो इसको क्या है, ये फर्स्ट पेपर का भी पार्ट, हमारे यहाँ फर्स्ट पेपर का भी पार्ट आपको बेहतरीन तरीके से, यानी कि दोनों पेपर कंप्लीट प्रिपरेशन मतलब आपको करना है, क्योंकि बिना कंप्लीट प्रिपरेशन के छात्रों कभी कुछ हो नहीं पाता। मैंने बताया नहीं कि कोई पार्ट अगर आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप वहां पर समस्या की विषय वस्तु क्रिएट कर दिए। ठीक है, और उसके बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी वाला पार्ट इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब पार्ट दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। मतलब मैं आपको ये सब चीजें उसी में पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, तो पीडीएफ आप देख लीजिएगा। ठीक है, और या आपको जब भी आप ज्वाइन किए तो आप सब पीडीएफ में आपके ग्रुप पे पड़ा हुआ है, मैंने सब सेंड कर दिया, वहां से आप करना है। मेन चीज याद है आपको जो रखना है कि 4, ठीक है, 4 यूनिट ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यूपी हायर एजुकेशन कमीशन की अगर हम लोग बात करें, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन की यहाँ पर जो पार्ट है वो क्या चीजें हैं, सब्जेक्ट लेकर के, जो सब्जेक्ट कोड 41 सोशियोलॉजी। तो देखो यहाँ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं, क्या नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, क्या उसकी डेफिनेशन को लेकर के, सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव जो है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट में कम्युनिटी कम्युनिकेशन है ना, ये इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन कल्चर, ये सब नॉर्म्स एंड वैल्यू, ये सब पार्ट आपके आते हैं। ठीक है, समुदाय क्या है, संस्था क्या है, समूह क्या है, संस्कृत क्या है, ये सब पूरे पार्ट, नॉर्म्स क्या है, ठीक है, और वैल्यूज क्या है, मूल्य क्या है, प्रतिमान क्या है, इन सब चीजों पे, सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के, सामाजिक संरचना उसकी मीनिंग क्या है, स्टेटस रोल को लेकर के, परिस्थिति भूमिका और जो इंटर रिलेशनशिप है, अंतर संबंध, इनके मध्य में पूरा। यूनिट 2 को देखें तो सोशल ग्रुप को लेकर के, सामाजिक समूह को लेकर के, प्राइमरी सेकेंडरी फॉर्मल इनफॉर्मल या इन ग्रुप आउट ग्रुप रेफरेंस ग्रुप, इन सब चीजों के बारे में कि संदर्भ समूह क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन में मैरिज फैमिली किनशिप के बारे में या इकोनॉमी और पॉलिटी के बारे में भी वो पूछ लेता है। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लेकर के जो सामाजिक स्तरीकरण है, इसमें डिफरेंस सोशल डिफरेंशिएशन, जो सामाजिक विभेदीकरण क्या है, हायरार्की क्या है, इनइक्वालिटी, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ जो स्ट्रेटिफिकेशन है जैसे कास्ट क्लास जेंडर एथनिक ग्रुप, इन सब के बारे में पूछता है। थ्योरीज इस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे कितनी है, सोशल मोबिलिटी क्या, ये सब बेहतरीन टॉपिक दिए गए। ये सब छात्रों आपको पूरे नोट्स के साथ में समझाए जाएंगे, यानी आपके सामने नोट्स भी डिस्प्ले करेगा। ठीक है, नोट डिस्प्ले करता रहेगा, आपको नोट्स ऐसे लिखते हुए भी चलना है और साथ साथ में जितने टेक्निकल पॉइंट और जो चीजें समझाई जा रही हैं वो भी आपको बनाने हैं, एक बेहतरीन नोट। और ये क्या होगा कि सबके लिए क्लास एक ही होती है, जो भी विद्यार्थी सुपर 30, लेकिन उसी सुपर 30 में मैंने बताया कि जो 26 थे उसमें से 14 सेलेक्ट हुए और 12 रह गए। कारण है कि उनके समझने का तरीका और ये अलग होता है। ये चीजें जो बना रहे हैं, नोट सामने डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन जो समझाया जा रहा है वो कितनी गहराई से, जैसे आप देखिए हमारे साथ में इतनी देर से जुड़े हुए, लेकिन बहुत कम विद्यार्थी हैं जो इस पेशेंस को रख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं सर ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे। तो आप सोशल, अब इसको हम शॉर्टकट में बता दें छात्रों कि क्या क्या, कि सोशलाइजेशन मीनिंग एंड एजेंसी को लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि भाई समाजीकरण है, उस पर जो स्ट्रक्चरल है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं, मतलब जो संरचनावादी समाजशास्त्री हैं, जो इंटरेक्शनलिस्ट हैं, अंतःक्रियावादी हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से कौन कौन रिलेटेड है उन पे क्वेश्चन बन जाता है। फेनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो, इंडियन जो सोशियोलॉजी है, भारतीय समाजशास्त्र में जीएस घोरियल, लुई ड्यूमांट, स्ट्रक्चरल में जो एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे, और मार्क्सियन जो प्रोस्पेक्टिव में डीपी मुखर्जी, एआर देसाई, इनको सबको पूरा का पूरा पढ़ना है। इंडोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट और टेक्सुअल प्रोस्पेक्टिव, इसको पे मेथोडोलॉजी क्या होती है, कैसे हम रिसर्च को करते हैं, सोशल रिसर्च में क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या, ऑब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी हो गया, फैक्ट वैल्यू क्या होते हैं, इन पे क्वांटिटेटिव मेथड्स, यानी मेथड्स में क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन से हैं और क्वालिटेटिव मेथड्स कौन कौन से हैं, इन पे केस स्टडी वगैरह ये सब सारे कराए जाते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेथड हो गया और यहाँ से क्वालिटेटिव मेथड्स हो गया। ठीक है, जिसमें केस स्टडी हो गया, कंटेंट एनालिसिस, मीनिंग, ये सब चीजें। कंटेम्प्रोरी इशू जितने भी हैं, मैंने बताया ना कि आहूजा वाली किताब से जो भी डेवलपमेंट से, रीजनल डिस्प्लेसमेंट, ये सब इकोलॉजी, ये सब पार्ट आपको पॉपुलेशन पर ये पार्ट पढ़ना है। करंट जो इशू है, करंट डिबेट्स जो चल रहे हैं, ठीक है,
जैसे 3 तलाक वगैरह ये सब के मुद्दे, इन पे सब पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो गया, आतंकवाद, ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी, देखिए इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र का भारतीयकरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। जिसमें ए.के. शरण वगैरह जो आते हैं, इनको आपको पढ़ना होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। और इशू जो पार्टनिंग डेविएंस को लेकर के, यानी डेविएंस क्राइम, ठीक है, इस पे आ जाता है कि जो अपराध है, क्राइम है, इन सब चीजों से लेकर के पूरा का पूरा सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, एक चीज डेवलपमेंट सोशियोलॉजी, क्या क्या प्रोस्पेक्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल, ये सब पार्ट आपके रूरल सोशियोलॉजी को पूरा का पूरा उन्होंने कवर किया हुआ है, ठीक है। रूरल सोशियोलॉजी भी पढ़ना है, साथ में इंडस्ट्रियल, जो भी पीजी का कोर्स है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी भी आपको पढ़ना है, पॉपुलेशन को भी पढ़ना है, ठीक है, जनसंख्या, उसके संबंधित जो भी माल्थस, नियो माल्थस, ये सब थ्योरियां हैं, ये सब पूरा का पूरा पार्ट पढ़ना है। और साथ ही जेंडर और सोसाइटी, ये लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण। और इन सब चीजों में देखिए कि यूनिट से मतलब 18 है, और इस पे एक चीज किया गया है कि पेपर सेटर को एक एडवाइस दी जाती है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम एज, यानी 18 3 जा 54, ठीक है, 18 3 54, यानी 18 3 जा 54 क्वेश्चन का हिसाब बन रहा है। 18 यूनिट है तो एक यूनिट से 3, मिनिमम 3 क्वेश्चन उनको पूछना ही पूछना है। इसका मतलब छात्रों बच बचा करके नहीं जा सकते हैं आप, चाहे कोई भी यूनिट हो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वरना आप बाहर हो जाएंगे। तो पूरे के पूरे यूनिट को एकदम बेहतरीन तैयारी करके चलना है। और विश्वास मानिए छात्रों, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, मैं अभी आपको कुछ प्रीवियस लेक्चर तो इन सब चीजों को आपको उसमें ऐड कर दूंगा, और उनको भी जा करके आप देखिए। मैं ये कहता हूं कि आप कहीं भी कुछ भी जाइए और कुछ भी एडमिशन लीजिए, कुछ भी करिए, कैसे भी प्रिपरेशन करिए, लेकिन एक बार अपने संस्थान के साथ में जुड़ करके देखिए कि क्या क्या चीजें, इस पे क्या क्या कराए गए, पूरा का पूरा पार्ट। जो आप प्रीव्यू जाते हैं तो जैसे ही जाते हैं तो उस पर लगभग 100 से ज्यादा मतलब लिस्ट जो पब्लिक वीडियो है, 100 से ज्यादा पब्लिक वीडियो अवेलेबल है अपने संस्थान के चैनल पर, ठीक है। और उस चैनल पर जाकर के जब देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक बार जरूर लगेगा कि मतलब जुड़ करके आपने एक अच्छा काम किया। और उनका फीडबैक जो उस पे कमेंट्स हैं, उन चीजों को अगर रिव्यू करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, निश्चित रूप से इसमें आपको कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त करने का एक मार्गदर्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे जिस भी स्तर से आप मेरे साथ में रहेंगे, मैं हर तरह, मतलब जो आर्थिक स्थिति खराब वाले भी विद्यार्थी हैं, जिनके पास में कोई दिक्कत है, कोई मतलब सभी विद्यार्थियों से मतलब मेरी एक ही गुजारिश है कि वो डायरेक्टली अपनी बात को रखेंगे। और अगर उनके पास में एबिलिटी अच्छी है, योग्यता है, क्षमता है, कैपेसिटी है, तो विश्वास मानिए हम कंधे से कंधे मिला करके उनके साथ में चलेंगे और उनको इस पायदान तक जरूर खींच करके लाएंगे, ठीक है। और जिसमें जो हमारे विद्यार्थी सफल हुए हैं, ठीक है, उन विद्यार्थियों से भी मैं आह्वान करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो लोग भी अपने कंटेंट को, मैटर को हमारे साथ में थोड़ा बहुत साझा करके, क्योंकि आज वो अपने पायदान पर पहुंच गए, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनको कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब उनका पायदान अलग हो गया, उनका जो है दर्जा अलग हो गया है, तो वो लोग थोड़ा सा हमारे साथ में कोऑपरेट करके और बच्चों को अपना जो भी कंटेंट वगैरह, जो भी चीजें, विशेष चीजें होंगी, उनको भी प्रोवाइड करेंगे। और जो कंटेंट जहां से भी अगर मिलेगा, या जो चीजें जो पर्टिकुलर कोई हमारा जो सफल कैंडिडेट है वो पे आएंगे, तो उस पे हम उनको नाम सहित उनका बताएंगे कि इनसे आभार से आभार ग्रहण किया गया है। और जो सफल कैंडिडेट हैं उनके माध्यम से मिल करके अगर आप आते हैं संस्थान में और जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो छात्रों आपको विशेष लाभ भी मतलब जो है प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई सफल कैंडिडेट से मिला और जो संस्थान से जुड़ा हुआ प्रीव्यू कैंडिडेट से, और उसके साथ मिल करके अगर आता है, तो हम लोग उसके साथ में विशेष सहानुभूति, ये मान के चलेंगे कि आप हमारे फैमिली के सदस्य हैं, तो विशेष सहानुभूति के तहत आपको यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, आपका सहयोग किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, इतनी देर तक आप हमारे साथ में बने रहे। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको इतनी सारी बातें सुनने के बाद में और सब कुछ समझने के बाद में थोड़ा सा भी अगर आपको एक लगा हो, मोटिवेशन मिला हो कि आपको अपने काम की कुछ चीजें यहाँ से मिल गई हैं, तो निवेदन मेरा यही है कि वीडियो को लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें, ठीक है, शेयर कर दें, ताकि कम से कम लोग ये जो है जान सकें कि क्या उनको क्या बेनिफिट है और क्या यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। धन्यवाद छात्रों।